अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं सारे आप। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, आज जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इस चैप्टर के अंदर हमने क्या कुछ पढ़ना है यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल से बता देती हूँ कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है कि जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, उसके मेन पार्ट्स कौन से हैं, और फिर हमने साथ साथ उनका फंक्शन भी यहाँ पर डिस्कस करना है। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस करना है कि डिस्कस द प्रोसेस ऑफ द गैस एक्सचेंज इन द ह्यूमन, यानी कि हमने यहाँ पे ब्रीदिंग मैकेनिज्म को यहाँ पर देखना है। और यहाँ पर जो है वो हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, एंड देन हमारे पास जो तीसरा टॉपिक है दैट इज़ के हमने जो है वो डिस्कस करना है इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये जो है हमारे पास 3 मेजर टॉपिक हैं और इसको जो है वो हम डिटेल के साथ देखेंगे। और आज की बात कि आप लोग अपने अराउंड जितने भी आप लोगों के साथ लोग जुड़े होते हैं, आप उनकी मदद किया करें। अब ये जो मदद होती है ना, ये सिर्फ पैसों से नहीं होती। ठीक है ना, आप किसी को जो है वो गाइड कर दें, किसी ने आपसे रास्ता पूछा है, आप उसको अच्छे से गाइड कर दें। किसी को आपने परेशानी में देखा, उससे आपने हंस के बात कर ली। आपने किसी को देखा कि वो भूखा है, उसने खाना नहीं खाया, आपने उसको खाना खिला दिया। तो ये छोटी छोटी मदद जो है ना, आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं लोगों के साथ। ठीक है, इससे होगा क्या कि एक तो अल्लाह पाक भी खुश होंगे और आपकी लाइफ में भी आसानियाँ होंगी, क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप मेरी भी मदद कर सकते हैं। वो कैसे कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो इसको शेयर भी लाजमी कर दें। अब हम यहाँ पर जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो रेस्पिरेशन होती है, ठीक है ना, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, ये एक कंफ्यूजिंग वर्ड है। कौन सा? रेस्पिरेशन। ठीक है, हमारे पास जो एक वर्ड है ना रेस्पिरेशन, ये एक कंफ्यूजिंग वर्ड है। अब अगर हम यहाँ पर रेस्पिरेशन को देखें तो यहाँ हमें इसके 2 मीनिंग मिलते हैं। एक हमारे पास जो रेस्पिरेशन होती है ना, वो हम यहाँ पर इसको मीनिंग में लेते हैं। कौन सी रेस्पिरेशन होती है? उसको हम लेते हैं ऑर्गेनिज्मिक। ठीक है, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, यानी कि हमारे पास एक ऐसी रेस्पिरेशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसको हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन का, जिसमें बेसिकली हम कौन सा प्रोसेस कर रहे होते हैं, ब्रीदिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं। और दूसरी हमारे पास जो रेस्पिरेशन होती है ना, वो हमारे पास कौन सी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये जो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ना, इसमें क्या होता है कि जो भी ऑक्सीजन हमने इनहेल की है, ठीक है ना, जो भी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आई है, फिर वो ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में जाकर हमारी बॉडी के अंदर जो भी क्या होगा, ग्लूकोज होगा। ठीक है, उस ग्लूकोज को क्या कर देगी, ये ब्रेक डाउन कर देगी। क्या करेगी? ये ब्रेक डाउन करेगी, और इसके ब्रेक डाउन होने से जो है वो हमें क्या मिलती है, एटीपी मिलती है। ठीक है ना, और ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो ना, इसको हम यहाँ पर कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन को आज के चैप्टर में हम नहीं पढ़ रहे, ये अलहदा से हम चैप्टर जो है यहाँ पर करेंगे। अभी जो है वो हम कौन सी रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, वो बेसिकली किस तरह वर्क करता है। अगर हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें तो ये क्या करता है कि ये एयर को बॉडी के अंदर जो है वो लाता है, और फिर जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है, और यही हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन थीम है। यही जो है क्या कराता है, ब्रीदिंग कराता है। अब ये जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आप यहाँ पर देखें, ये क्या है, एक सिस्टम है। ठीक है ना, ये कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, इसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कॉम्पोनेंट मिलेंगे। ठीक है ना, वो सारे के सारे मिलकर हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब ये जो सिस्टम होता है ना, इसको हमने मेजरली 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। एक को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, और दूसरा हमारे पास होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। और इन ट्रैक के अंदर ना फिर मज़ीद हमें जो है वो सब पार्ट्स मिलते हैं, तो 1 बाय 1 करके इनको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कंसिस्ट करता है नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लेरिंग्स के ऊपर। ठीक है ना, ये पार्ट्स जो हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को नाम बताए कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन से पार्ट्स इंक्लूड है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कौन से पार्ट इंक्लूड होंगे, यहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है,
अब अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ये इन्वॉल्व होता है किस चीज़ में, मूवमेंट ऑफ द एयर। यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, याद रख लें ये बात जो है, एमसीक्यूज आ सकता है यहाँ से भी कि क्या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो आपने बताना है नहीं, यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्वमेंट होती है किस चीज़ की, मूवमेंट ऑफ द एयर की। अच्छा, फिर अगर हम यहाँ पर जो है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम यहाँ पर फंक्शन देख लें, तो इसका फंक्शन क्या होता है कि जो भी इनहेल्ड एयर होती है, ठीक है ना, उसको क्या करता है, क्लीन करता है, उसको वार्म करता है, उसको ह्यूमिडिफाई करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि गैसेस का एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें, तो अब हम वन बाय वन करके जो हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि पहला हमारे पास पार्ट है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी को यहाँ पर देखें तो नेजल कैविटी की जो आउटर ओपनिंग होती है ना, ठीक है ना, आउटर ओपनिंग ऑफ द नोज, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं किस चीज़ का, नोस्ट्रिल का हम इसको यहाँ पर नाम दे देते हैं। ये जो हमारा नोज होता है, नोज जो आउटर ओपनिंग होती है ना इसकी, इसको नोस्ट्रिल कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर नोस्ट्रिल को देखें तो नोस्ट्रिल जो है ये बना होता है किस चीज़ से, ये बना होता है यहाँ पर कार्टिलेज से, ठीक है। और यहाँ पर ये बना होता है जी म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है। और तीसरी चीज़ जो इसके अंदर इंक्लूड होती है वो होते हैं जी हेयर, ठीक है। तो ये इस चीज़ से मिलके बना होता है, यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, जो हमारा नोज़ होता है ना, नोज़ डिवाइड होता है, ठीक है ना, एक सेप्टम से, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख दूँ, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमारा जो क्या होता है, नोज़ होता है ये डिवाइड होता है, ठीक है ना, किस चीज़ से, नेजल सेप्टम से, ठीक है। ये जो हमारे दो नोस्ट्रल्स हैं, ठीक है ना, नोस्ट्रल्स के दरमियान में ये जो हमारी क्या होती है, डिवाइडिंग लाइन है, इसको हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं, नेजल सेप्टम इसको नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास नेजल कैविटी होती है ना, इसके अगर हम यहाँ पर देखें किस चीज़ से मिलके बनी होती है, तो ये बनी होती है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल से। ये याद रख लें कि किस चीज़ से मिलके बनी होती है, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो है म्यूकस मिलता है, गोबलेट सेल मिलते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को जो है वो एक रिसेप्टर मिलता है जिसको हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर। ये बेसिकली टेस्ट और स्मेल को जो है वो सेंस करता है कि जो हम इनहेल कर रहे हैं एयर वो किस तरह की है, वो फ्रेश है क्या, उसके अंदर कोई स्मेल है या किस तरह की है, ठीक है। तो ये कीमो रिसेप्टर भी यहाँ पर आप लोगों को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पोर्शन है दैट इज़ द फेरिंग्स। फेरिंग्स को अगर देखा जाए तो ये किस तरह का होता है, ये एक मस्कुलर पैसेज है फॉर बोथ एयर एंड फूड, यानी कि यहाँ से जो है ये दोनों चीज़ें एट अ टाइम जो है ये साथ में गुजरेंगी। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये अगर इसको देखें तो ये हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट इसका पोर्शन जो है वो है जी लेरिंग्स। लेरिंग्स को अगर हम यहाँ पर देखें, लेरिंग्स को ना हम यहाँ पर जो है वो नाम दे देते हैं किस चीज़ का, ये होता है जी वॉइस बॉक्स इसको नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब ये बना हुआ किस चीज़ से होता है, ये कार्टिलेज से तो बना है, लेकिन ये भी याद रखिएगा ये कौन सा कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज से मिलके बना होता है। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो है वो मसल्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और इसका काम अगर हम यहाँ पर देखें, लेरिंग्स का काम देखें तो ये कनेक्ट करता है हमारे फेरिंग्स को टू दी ट्रेकिया, ठीक है। तो ये इसका काम है। अब ये जो हमारा लेरिंग्स होता है ना, लेरिंग्स को जैसे कि हमने कहा कि वॉइस बॉक्स है, ठीक है ना, और ये वॉइस प्रोड्यूस करता है। किस तरह से प्रोड्यूस करता है कि इसके अंदर ना आप लोगों को क्या मिलते हैं, वोकल कॉर्ड्स मिलते हैं। अब वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 2 बैंड्स ऑफ मसल होते हैं। ये क्या होते हैं, 2 बैंड्स ऑफ मसल होते हैं, ठीक है ना। और जब एयर इन बैंड्स ऑफ मसल से गुजरती है तो हमें जो है वो साउंड प्रोडक्शन मिलती है, ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा, अब ये जो लेरिंग्स होता है ना, अगर मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ करूं, ठीक है, ये सपोज कर लो ये हमारा क्या है जी, लेरिंग्स है। अब ये जो लेरिंग्स होता है ना, लेरिंग्स की जो ओपनिंग होती है इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं किस चीज़ का, ग्लॉटिस का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ जो है इसके ऊपर एक क्या होता है, फ्लैप होता है, ठीक है। और उस फ्लैप को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं किस चीज़ का, एपीग्लॉटिस का,
ठीक है। अब ये एपिग्लोटिस यहाँ पर क्यों प्रेजेंट होता है? बिकॉज कि जो फूड हमारे ओरल कैविटी से आ रही है उसका खतरा है कि वो हमारे किस में ना चली जाए, हमारी विंड पाइप में ना चली जाए। उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो एपिग्लोटिस है यहाँ पर इस ग्लोटिस के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब ये किस तरह से फूड जो है यहाँ पर आने से प्रिवेंट हो जाती है, ये मैकेनिज्म मैं आप लोगों को डाइजेशन वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास सारे का सारा था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब हम बात कर रहे हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की। अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को देखो तो ये कंसिस्ट करता है ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स, 3 चीज़ें हैं, ठीक है ना। उसके अंदर भी हमारे पास बेसिक 3 चीज़ें थी, हमारा नेजल कैविटी था, फेरिंग्स था, लेरिंग्स था। यहाँ पर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर भी आप लोगों को जो है वो 3 चीज़ें दिखाई देंगी, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड द लंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो जो हमारा क्या था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक था ना, वहाँ पे सिर्फ मूवमेंट हो रही थी एयर की, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसका काम देखें तो इसका काम क्या होता है, गैस को एक्सचेंज करवाना बिटवीन एयर एंड द फूड। यहाँ पर फूड नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, ब्लड होगा, ठीक है, ब्लड यहाँ पर लिख लीजिएगा। अच्छा, अब ये जो हमारे पास लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ना, ये बना होता है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल। ये एमसीक्यू यहाँ से भी आ सकता है कि हमारा जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है, कौन से सेल से मिलके बना होता है, तो ये आपने जो है ये माइंड में रखनी है बात। अब वन बाय वन करके इसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला हमारे पास पार्ट है जी ट्रेकिया। ट्रेकिया को अगर हम यहाँ पर देखें तो ट्रेकिया का हमारे पास दूसरा नाम क्या होता है, विंड पाइप भी इसको हम यहाँ पर बोलते हैं। पोजीशन की बात करें तो ये क्या होती है, वेंट्रल टू द ईसोफेगस, यानी कि ये ईसोफेगस हमारा पीछे होता है और ये क्या होती है, आगे होती है। ये आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है ना, ये हमारा क्या है जी, ट्रेकिया है। अच्छा, ट्रेकिया को अगर हम यहाँ पर इसकी कंपोजिशन देखें तो ये किस चीज़ से मिलके बना होता है, स्मूथ मसल से के बना होता है। और यहाँ पर सी शेप कार्टिलेज भी आप लोगों को मिलता है। यूँ अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए ड्रॉ करूँ तो ये हमारा जो है ये ट्रेकिया है, और ट्रेकिया में इस तरह के जो है ना आप लोगों को सी शेप क्या मिलते हैं, कार्टिलेज मिलते हैं, ठीक है ना। और ये जो सी शेप कार्टिलेज होते हैं ना, बेसिकली इनके हमारे पास जो है ना यहाँ पे 2 फंक्शन होते हैं। एक तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है ये यहाँ पर क्या दे देते हैं, ये यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। इसके अलावा यहाँ पर जो है आप लोगों को म्यूकस भी मिलता है और सीलिया भी मिलता है। अब सीलिया क्यों मिलता है, सीलिया जो है ना ये जो एयर के अंदर जो इनहेल्ड एयर होती है हमारी, ठीक है ना, उसके अंदर कोई पार्टिकल है, कोई डस्ट वगैरह है, तो उन पार्टिकल और डस्ट को ये ना इस तरह से, जैसे कि ये झाड़ू दी जाती है ना, ठीक है ना, तो ये झाड़ू देता है और उसको जो डस्ट होते हैं ना उसको हमारे फेरिंग्स के अंदर भेज देता है, और फिर फेरिंग्स से हम जो है इन द फॉर्म ऑफ स्पूटम बाहर स्पिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सीलिया जो है ना यहाँ पर जो है एक तरह से यूँ समझे कि ये इम्यूनिटी का काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रेकिया का काम अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये कनेक्ट करता है लेरिंग्स टू दी लंग्स, ठीक है ना। और लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ हमारे पास कितनी होती है, 4 to 6 इंचेस, यानी कि ये जो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ देख रहे हो तो ये हमारे पास कितनी है, 4 से लेकर 6 इंचेस आप लोगों को इसकी जो है ये लेंथ दिखाई देती है, ठीक है ना। फिर हमारे पास इसकी अगर विड्थ देखें तो ये 1 इंच इसकी क्या होती है, विड्थ होती है, ठीक हो गया। ये हमारे पास था ट्रेकिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का हमारे पास कंपोनेंट है दैट इज़ द ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई हमारे पास क्या होती है, ये जो ट्रेकिया होती है ना हमारी ट्रेकिया ये वाला, ठीक है, ये जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया क्या करती है हमारी थोरैसिक, ठीक है, थोरैसिक कैविटी में जो T5 होता है, T5 बोले तो क्या, हमारा वर्टिब्रे नंबर 5, थोरैसिक कैविटी में हमारा जो वर्टिब्रे नंबर 5 है, ठीक है ना, वहाँ पर आप आकर ये जो है अपने आप को क्या कर लेती है, डिवाइड कर लेती है इनटू राइट एंड लेफ्ट, इनटू राइट एंड लेफ्ट, और इसी को हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, ब्रोंकाई का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। हमारे पास जो हमारा राइट लंग होता है ना, इसके अंदर आप लोगों को कितने ब्रोंकाई देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आप लोगों को 3 ब्रोंकाई देखने को मिलते हैं, और लेफ्ट के अंदर 2 ब्रोंकाई। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा ड्रॉ करके आप लोगों को दे देती हूँ। ये सपोज करो ये हमारा क्या है, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया सपोज करो ये यहाँ पर जो है ये T5 था, ठीक है ना, यहाँ पर क्या था, ये T5 था। अब T5 पर ये अपने आप को आकर क्या कर लेगी, डिवाइड
डिवाइड कर लेगी इनटू राइट एंड लेफ्ट लंग, ठीक है ना, ये यूं इस तरह से। अब ये जो हमारा क्या होता है, ये राइट लंग होता है ना, राइट लंग में आप लोगों को कितनी ब्रोंकाई देखने को मिलती हैं, 3, 1 2, ये 2 हो गई, और यहाँ पर जो है ये सपोज कर लो ये 3 हो गई। तो यहाँ पर 3 ब्रोंकाई आप लोगों को देखने को मिलती है, और लेफ्ट में जो है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कितनी ब्रोंकाई देखने को मिलती हैं, 2 ब्रोंकाई देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। अब ये जो ब्रोंकाई होती है ना, ब्रोंकाई क्या करेगी, ब्रोंकाई जो है ये मज़ीद क्या होगी, ये मज़ीद छोटी होगी। छोटी होने पर ये यहाँ पर जो है ये सेकेंडरी किस में चली जाएगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई में चली जाएगी, ठीक है ना। सेकेंडरी ब्रोंकाई से ये फिर किस में जाएगी, टर्शरी ब्रोंकाई में जाएगी, राइट। टर्शरी ब्रोंकाई से फिर ये किस में जाएगी, टर्मिनल ब्रोंकाई में जाएगी, ठीक है ना। और टर्मिनल ब्रोंकाई से ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्रोंक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगी। ब्रोंक्यूल फिर फाइनली जो है एक डक्ट में ओपन होगा, जिसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं एल्वियोलर, ठीक है ना, एल्वियोलर डक्ट में। और फिर ये एल्वियोलर डक्ट जो होंगी ना फाइनली किस में ओपन हो जाएंगी, हमारे किस चीज़ के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर जो है ये ओपन हो जाएंगी, ठीक है ना। और फिर एल्वियोलाई किस में होते हैं, हमें पता है एल्वियोलाई हमारे लंग्स में होते हैं। तो ये है हमारे पास क्या चीज़, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हम बात करते हैं एल्वियोलाई की। एल्वियोलाई को अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस तरह से हम कोई भी सिस्टम पढ़ते हैं तो उनका कोई ना कोई बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एल्वियोलाई है ना, ठीक है ना, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड दी फंक्शनल यूनिट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो एल्वियोलाई होते हैं ना किस फॉर्म के अंदर होते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं। और एक क्लस्टर को हम जो है वो यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, एल्वियोलस का। ये पूरे का पूरा ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हो, ठीक है ना, ये पूरा हमारे पास क्या है, एक एल्वियोलाई है, ठीक है ना। और इसके अंदर ये एक क्लस्टर जो है इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, एल्वियोलस, ठीक है, ये एल्वियोलस होती है। अब ये जो है ये बना होता है किस चीज़ से, मॉइस्ट एपिथेलियम से। यहाँ पर याद रख लें कि जो भी हमने कंपोनेंट पढ़े हैं और वो जिन जिन सेल से मिलके बने होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजिंग भी हैं, आप लोगों ने इनको याद रखना है, एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है। अच्छा, अगर यहाँ पर हम एल्वियोलाई का यहाँ काम देखें तो इसका काम क्या होता है, गैस को एक्सचेंज करवाना, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है यहाँ पर गैस को एक्सचेंज करवाया जाता है। अच्छा, इट आल्सो प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द गैस एक्सचेंज, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास क्या होते हैं, ये बबल लाइक स्ट्रक्चर की तरह से होता है, लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरह से। अब ये इस तरह क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो है ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर किसके लिए, गैस एक्सचेंज के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं ऑफ एल्वियोलाई का, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये मैंने ड्रॉ किया है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बना होता है थिन स्क्वैमस, ठीक है, थिन स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से मिलकर ये जो है ये बना होता है, ठीक है ना। अब ये जो हमारा एल्वियोलाई होता है ना, एल्वियोलाई के अंदर ना आप लोगों को यहाँ पर जो है स्पेशल सेल मिलते हैं। ये जो मैंने व्हाइट कलर के अंदर ड्रॉ किए हैं ना, ये बेसिकली क्या है, ये हैं जी स्पेशल सेल हैं, ठीक है ना। और इन स्पेशल सेल को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं किस चीज़ का, न्यूमोसाइट टाइप फर्स्ट, ठीक है। तो ये न्यूमोसाइट टाइप फर्स्ट होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास ये जो हमारा एल्वियोलाई होता है ना, एल्वियोलाई के साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेजल यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एयर ने क्या होना होता है, एक्सचेंज होना होता है, ब्लड से लंग्स में और लंग से ब्लड में यहाँ पर जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है, दैट्स वाई यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, अब हमारा जो ये जो एल्वियोलाई होता है ना, एल्वियोलाई के अंदर आप लोगों को एक और चीज़ भी देखने को मिलती है, एक और सेल भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर देखिए। और वो जो सेल होते हैं वो कौन से सेल होते हैं, यहाँ पर वो सेल होते हैं न्यूमोसाइट टाइप सेकंड, वो सेल होते हैं, ठीक है ना। और ये जो सेल होते हैं ये क्या करते हैं, ये यहाँ जो है ना ये क्या करते हैं, ये एक तरह का जो है ये केमिकल यहाँ पर रिलीज करते हैं, ठीक है। ये यूँ इस तरह से क्या रिलीज करते हैं, केमिकल को रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं किस चीज़ को, केमिकल को। और उस केमिकल का अगर हम यहाँ पर नाम देखें तो उस केमिकल का नाम क्या होता है हमारे पास, लेसीथिन,
ठीक है, उसको हम यहाँ पर लेसिथिन कहते हैं। लेसिथिन जो है ये बेसिकली हमारे पास ये एक्ट करता है एज अ सरफेक्टेंट। किस तरह से? एज अ सरफेक्टेंट के तौर पर ये जो है ये एक्ट करता है। सरफेक्टेंट क्या होते हैं? ये जो है ना ये क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, ठीक है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन बिटवीन एयर एंड ब्लड, ठीक है, तो ये रिड्यूस करते हैं, इनका ये काम होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि ये जो हमारा क्या होता है, ये जो एल्वुलाई है ना, एल्वुलाई और हमारे पास जो हमारी ब्लड वेसल होती है ना, ये एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बना रही होती है। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा पोर्शन ड्रॉ करके दे देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये, ठीक हो गया, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं? इसको हम नाम दे देते हैं रेस्पिरेटरी, ठीक है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का हम जो है वो इसको नाम दे देते हैं। तो ये था हमारे पास क्या चीज़? स्ट्रक्चर ऑफ द एल्वुलाई, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो है ये जो एक एयर पैसेज वे है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है नेजल पैसेज वे, ये नेजल पैसेज वे नहीं है, यहाँ पर हमारे पास क्या है जी? एयर पैसेज वे है। अब एयर जो है वो कैसे जो है, कौन से कंपोनेंट से जो है वो एंटर होती है एंड देन कहाँ पर जाकर जो है ये एक्सचेंज होती है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे बाहर की तरफ हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं। नॉस्ट्रल्स के बाद यहाँ पर जो एयर होती है वो कहाँ पे जाती है? हमारे नेजल कैविटी में जाती है। नेजल कैविटी से फिर वो जाती है कहाँ पर? हमारे फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स से फिर वो कहाँ पर जाती है? वो यहाँ हमारे किस में जाती है? लेरिंग्स में जाती है। लेरिंग से फिर ये कहाँ पे जाती है? ट्रेकिया में जाती है। ट्रेकिया से फिर वो कहाँ पे जाती है? ब्रोंकाई में जाती है। ब्रोंकाई से फिर वो सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर किस में जाता है? टर्शरी ब्रोंकाई में जाता है। टर्शरी ब्रोंकाई जो है ये फिर ब्रोंक्यूल में एंटर होता है, और जो ब्रोंक्यूल होती है वो एल्वुलाई में, और एल्वुलाई फाइनली जो है यहाँ पर जो है लंग्स में ओपन होती है। और यूँ इस तरह से ये हमारे पास एक राइट वे है एक एयर पैसेज वे का। समझ आ गया? अच्छा, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं लंग्स को। लंग्स को अगर हम यहाँ पर देखें तो लंग्स जो होते हैं ना ये लार्जेस्ट ऑर्गन होते हैं ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये जो लंग्स होते हैं ना ये किस फॉर्म में होते हैं? ये पेयर्ड स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। इनकी शेप देखें तो ये किस तरह के होते हैं? ये स्पॉन्जी शेप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब हमारा जो राइट और लेफ्ट लंग है ना, इनमें थोड़ा बहुत जो ये डिफरेंस होता है। वो कैसे? कि ये जो हमारा राइट लंग होता है ना ये लेस लॉन्गर होता है देन लेफ्ट, ठीक है ना। और जो लेफ्ट होता है ना ये लिटिल बिट लॉन्गर होता है। अब ये लॉन्गर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये जो हमारा लेफ्ट लंग है ना, इसी साइड पर हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो यहाँ पर प्लेस होता है, ठीक है ना। यहाँ पर प्लेसमेंट होती है हमारे हार्ट की, दैट्स वाई ये थोड़ा बहुत क्या होता है? लॉन्गर होता है। अब ये जो हमारा लंग्स होते हैं ना, ठीक है ना, ये लंग्स प्रोटेक्टेड होते हैं बाय 2 लेयर्स। आप इस डायग्राम में देखें कि ये हमारा क्या है? ये जो मैंने ब्लू कलर में ड्रॉ किया ये हमारा जो है ये लंग है। लंग के बाहर ये जो मैंने आप लोगों के लिए ग्रीन कलर में ड्रॉ की है, बेसिकली ये है हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्रोटेक्टेड लेयर है। अब ये कितनी लेयर होती हैं? ये 2 लेयर होती हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास लेयर होती है उसको हम कहते हैं विसरल लेयर, ठीक है। अब ये जो विसरल लेयर होती है ना, ठीक है ना, ये देखें कि ये जो है ना ये यहाँ पर प्रेजेंट होगी, ये यहाँ इस साइड पर जो है ये प्रेजेंट होगी। ये जो मैंने अब ड्रॉ की है इसको हम क्या कहेंगे? विसरल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे विसरल लेयर, इसको नाम दे देंगे, ठीक है ना। और फिर दूसरी होती है हमारे पास पेरिटल लेयर, ये वाली जो लेयर है, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पर नाम दे देंगे क्या चीज़? पेरिटल लेयर का इसको हम नाम दे देंगे, ठीक है ना। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो दोनों को जो है हम यहाँ पर नाम दे देते हैं किस चीज़ का? इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन का, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का? प्लूरल मेम्ब्रेन का हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। अब ये जो हमारे पास विसरल लेयर है या पेरिटल लेयर है, इन दोनों में ना आप लोगों को क्या दिखाई दे रही है? ये देखें, ये स्पेस दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और इस स्पेस को जो है वो हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं? प्लूरल कैविटी का नाम दे देते हैं। और इस कैविटी को, ठीक है ना, ये क्या है जी? ये है जी प्लूरल कैविटी, ठीक है। और इस कैविटी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखता है? एक फ्लूइड दिखता है, और उस फ्लूइड को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं किस चीज़ का? प्लूरल
फ्लूइड का नाम दे देते हैं। बेसिकली ये फ्रिक्शन से जो है वो हमें बचाता है, ठीक है ना। अब हमारे पास ये जो दोनों लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स के दरमियान की जो स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेडिएस्टिनम कहते हैं। ये जो आप लोगों को ये वाली जो स्पेस दिखाई दे रही है, ठीक है ना, इस स्पेस को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं किस चीज़ का, मेडिएस्टिनम का हम इसको जो है यहाँ पर नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम लंग्स की शेप को देखें तो लंग्स की जो है ना शेप, अगर ऊपर से देखें तो और शेप है, नीचे से देखें तो और शेप है। ये जो ऊपर से आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, बेसिकली किस शेप में है, ये है जी कॉनिकल शेप में। और नीचे से ये थोड़ा सा जो है ये किस फॉर्म में है, ये ब्रॉडर फॉर्म के अंदर होता है। अच्छा, ये जो हमारे पास लंग्स का ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, ये किसके करीब होता है, ये जो है ये नियर होता है, नियर टू क्लेविकल, ठीक है ना। अब क्लेविकल क्या होती है, हमारी जो कॉलर बोन होती है। अब इसके करीब होने की वजह से हम इसको यहाँ पर नाम दे देते हैं किस चीज़ का, एपिक्स का, ठीक है ना। और हमारे पास क्या होता है कि ये जो इसका हमारे पास ब्रॉडर पोर्शन है, जिसको हम यहाँ पर जो है ये अगर हम देखें तो इसके करीब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर इस तरह से जो है ये डायाफ्राम प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, डायाफ्राम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अच्छा, डायाफ्राम क्या होता है, बेसिकली ये क्या होता है, ये स्केलेटल मसल शीट होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ब्रॉडर पोर्शन होता है ना, ये डायाफ्राम के करीब होता है और इसकी वजह से इस ब्रॉडर पोर्शन को हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, बेस का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा ये जो हमारे लंग्स होते हैं ना, लंग्स में ना आप लोगों को यहाँ पर एक डिपर्शन दिखाई देता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिखा देती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारा लंग्स है ना, ये वाली जो जगह आप लोग देख रहे हो, ठीक है ना, ये वाली जगह, इसको जो है हम यहाँ पर नाम दे देते हैं किस चीज़ का, हीलम का हम इसको जो है यहाँ पर नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास क्या चीज़, लंग्स का हमारे पास क्या चीज़, एक स्ट्रक्चर हो गया जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसके सारे के सारे कंपोनेंट बता दिए। अब यहाँ पर हमारा जो लंग्स होते हैं ना, उसको हमने लोब्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, चाहे वो हमारा लेफ्ट हो या फिर हमारा क्या हो, राइट लंग हो। अच्छा, अब वन बाय वन करके इनके लोब्स को देखते हैं। सपोज करो ये हमारा कौन सा पोर्शन है लंग का, ये हमारे पास है जी राइट। अच्छा, राइट के अंदर राइट लंग के अंदर आप लोगों को कितने लोब दिखाई देते हैं, आप लोगों को जो है ये 3 लोब दिखाई देंगे। और ये जो 3 लोब होते हैं ना, ये डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फिशर, ठीक है। और ये 2 फिशर से फिर कितने लोब बनते हैं, यहाँ पर जो है ये 3 लोब बनते हैं। समझ आ गई। अब उन 3 लोब को हम किस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये देखिए, ये मेरे पास एक फिशर, ठीक है, और ये मेरे पास दूसरा फिशर। तो ये 2 फिशर थे और इससे मेरे पास कितने जो है वो लोब बन रहे हैं, 3 लोब बन रहे हैं। अब ये जो हमारे पास फिशर होते हैं, इनके भी हमारे पास नाम होते हैं। एक हमारे पास जो फिशर होता है उसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं किस चीज़ का, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये होता है जी हॉरिजॉन्टल। और दूसरा हमारे पास जो फिशर होता है उसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं किस चीज़ का, ओब्लिक का। जो ऊपर वाला है वो हमारे पास कौन सा है, हॉरिजॉन्टल, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ H, और ये हमारा जो है ये किस तरह का है, ओब्लिक है, तो यहाँ पर मैं O लिख दे रही हूँ, ठीक है ना। अब ये हमारे पास 2 फिशर हो गए। अब इन लोब्स के भी हमारे पास जो है ये नाम होते हैं। ये जो ऊपर वाला आप लोग देख रहे हो उसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, सुपीरियर, ठीक है ना। ये हमारे पास कौन सा लोब होता है, सुपीरियर लोब होता है। ये दरमियान वाला, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं किस चीज़ का, मीडियन लोब का, ठीक है। और ये जो हमारे पास एंड वाला है इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं इनफीरियर लोब का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, राइट लंग के हमारे पास ये लोब्स हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट लंग की, ठीक है। लेफ्ट लंग को देखें तो लेफ्ट लंग के अंदर आप लोगों को जो है ये 2 लोब मिलते हैं, ठीक है ना। ये जो 2 लोब होते हैं ये कितने फिशर से बनते हैं, एक फिशर से बनते हैं। और ये जो फिशर होता है किस शेप के अंदर होता है, ये जो है ये ओब्लिक होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें कि ये यूं इस तरह से जो है ये क्या बन रहा है, एक ओब्लिक फिशर बन रहा है हमारे लेफ्ट लंग के अंदर, ठीक है ना। और इससे जो है ये 2 लोब बन रहे हैं। अब इन लोब में जो ऊपर वाला लोब है वो हमारे पास कौन सा होगा, ये होगा जी सुपीरियर लोब। और ये वाला जो है ये क्या होगा, ये होगा जी इन
इंफीरियर लोब होगा। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन होता है दैट इज़ द रिब्स। रिब्स को देखें तो ये हमारे लंग्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? हमारे लंग्स के ऊपर जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ आप लोगों के लिए तो ये यूँ इस तरह से जो है ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है कि ये जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं हमारे किस चीज़ को? लंग्स को। और ये जो हमारे पास रिब्स होती हैं ना, दो रिब्स के दरमियान में यहाँ पर ना आप लोगों को मसल दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना आप लोगों को क्या दिखते हैं? मसल दिखते हैं। और इन मसल्स को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं इंटरकोस्टल मसल। यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल, इसको जो है ये हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। और यही कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो हमारी ब्रीदिंग में हमें जो है वो हेल्प होगी। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग जो है वो किस तरह से होती है और इसके अंदर कितने फेजेस हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में बेसिकली होता क्या है? यहाँ पर जो है ये गैस एक्सचेंज होता है। क्या होता है जी? गैस एक्सचेंज होता है। अब ये जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है ना, इसके हमारे पास जो है यहाँ पर दो फेजेस होते हैं। एक को हम कहते हैं इनहिलेशन, या फिर इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है? इंस्पिरेशन। ठीक है, तो ये होता है। और दूसरा फेज होता है हमारे पास एक्सहेलेशन, या फिर इसको हम क्या नाम दे देते हैं? एक्सपायरेशन। ठीक है, तो ये होते हैं। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमारे पास ये जो इनहिलेशन होता है ना, इनहिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं कि किस तरह का प्रोसेस है? ये एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है कि हमारे पास इनहिलेशन में क्या होता है कि मसल जो है ये क्या करते हैं? मसल जो हैं क्या करते हैं? मसल कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तभी इसको हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं कि ये किस तरह का प्रोसेस है? ये एक्टिव प्रोसेस है। फिर हमारे पास अगर हम एक्सहेलेशन को देखें तो एक्सहेलेशन हमारे पास किस तरह का प्रोसेस है? ये है जी पैसिव प्रोसेस। ठीक है ना। अब पैसिव प्रोसेस क्यों इसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पर जो मसल होते हैं वो मसल क्या करते हैं? वो मसल यहाँ पर रिलैक्स करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर जो है एक्सहेलेशन को हम यहाँ पर पैसिव प्रोसेस कहते हैं। ये एमसीक्यू आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इनहेलेशन किस तरह का प्रोसेस है और एक्सहेलेशन जो है ये किस तरह का प्रोसेस है। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझने के लिए आप लोगों को जो है वो 5 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। वो हमारे पास क्या होंगे? इंटरकोस्टल मसल होंगे, रिब केज है, डायफ्राम है, वॉल्यूम है एंड देन प्रेशर है। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं। यहाँ पर जब हम क्या कर रहे होते हैं? इनहेलेशन कर रहे होते हैं, तो जो इंटरकोस्टल मसल है, अभी पीछे बता कर आ रही हूँ कि इंटरकोस्टल मसल क्या होते हैं? दो रिब्स के दरमियान में जो मसल होते हैं। ठीक है ना। तो जब हम इनहेलेशन करते हैं तो इनहेलेशन के दौरान जो हमारे इंटरकोस्टल मसल होते हैं वो क्या करते हैं? वो कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना। जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो रिब केज होता है, जो हमारी रिब्स होती हैं ना, ये क्या शो करती हैं? मूवमेंट को शो करती हैं। अब ये किस तरह की मूवमेंट को शो करती हैं? जैसे कि ये जो है ना, जब कंट्रैक्शन होगी इंटरकोस्टल मसल की तो हमारा जो रिब केज है वो क्या होगा? वो अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड प्लस फॉरवर्ड आने की ट्राई करेगा। देखो ये क्या होगा? जब हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, जब हमने इनहेल किया तो ये अपवर्ड और फॉरवर्ड बाहर की तरफ और जो है ये क्या करेगा? ऊपर की तरफ आने की जो है ये कोशिश करेगा। फिर इससे क्या होगा कि जो डायफ्राम है, डायफ्राम भी क्या हो जाएगा? डायफ्राम भी हमारे पास कंट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये कंट्रैक्ट हो जाएगा तो ये किस फॉर्म के अंदर आ जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। ठीक है ना। ये किस तरह से? पहले ये इस तरह से रिलैक्स था, अब ये किस तरह हो जाएगा? कंट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल क्या हो गया? फ्लैट हो गया। फ्लैट होने से हम इसको कहते हैं कि ये किस फॉर्म में आ गया है? ये लेस डोम लाइक जो है ये हो गया है। ठीक है। अब जब ये हमारे पास डायफ्राम क्या करता है? कंट्रैक्ट करता है, तो इससे जो हमारा लंग्स होता है ना, इसका जो वॉल्यूम है, यानी कि इसका जो हमारे पास क्या होता है? जो साइज होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज। देखो ये पहले जो है ये हमारे पास हमारे लंग्स इतने थे, सपोज कर लो। अब हमने क्या किया? इनहेल किया। इनहेल करने से हमारे लंग्स का जो साइज है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। और वॉल्यूम के इंक्रीज होने पर जो प्रेशर है, ठीक है ना, वो प्रेशर जो है क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ठीक है ना। जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि प्रेशर के लेस होने से फिर जो एयर है वो अंदर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास अगर हम एक्सहेलेशन को देखें तो एक्सहेलेशन में जो हमारे इंटरकोस्टल मसल होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये रिलैक्स करते हैं।
क्या करते हैं, ये रिलैक्स करते हैं। और फिर जो रिब केज है ये भी मूवमेंट शो करता है। पहले जो है कंट्रैक्शन में अपवर्ड और फॉरवर्ड आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ये क्या करेगा, ये आएगा जी डाउनवर्ड, ठीक है, और ये बैकवर्ड आएगा। ठीक हो गया, डाउनवर्ड और बैकवर्ड, डाउनवर्ड और अंदर की तरफ, डाउनवर्ड और बैकवर्ड आने की ट्राई करेगा। फिर हमारा जो डायफ्राम है यहाँ पर जब इनहेलेशन थी कंट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन जब हम क्या करेंगे, एक्सहेलेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रिलैक्स हो जाएगा दोबारा से। ये पहले कंट्रैक्ट था, जब हमने एक्सहेलेशन की तो ये किस तरह से हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स होने पर ये जो अपनी शेप है, ये शेप को क्या कर लेगा, ये मोर डोम लाइक कर देगा, मोर डोम लाइक यहाँ पर ये जो है हो जाएगा। फिर हमारे पास जो वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, इसका वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लेस हो जाएगा, और लेस होने से जो प्रेशर है, प्रेशर क्या करेगा, ये ज़्यादा होगा। प्रेशर के ज़्यादा होने पर, ठीक है ना, जब हमारे पास ये हवा ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, तो प्रेशर लगेगा। प्रेशर के लगने से जो इनहेल्ड एयर होगी फिर वो कहाँ पर जाएगी, एक्सहेल होगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या चीज़, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग को, कि जो हम ब्रीदिंग करते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, चाहे हम कॉन्शियस में हों या चाहे हम अनकॉन्शियस फॉर्म के अंदर हों। तो किस तरह से हमारी जो ब्रीदिंग है वो कंट्रोल होती है और कौन कंट्रोल करता है। बेसिकली अगर हम ब्रीदिंग को देखें तो ये वॉलंटरी भी होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये वॉलंटरी भी है और इनवॉलंटरी भी है। अगर वॉलंटरी की बात करें तो वॉलंटरी किस तरह से है कि हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं, हम इसको जो है वो फोर्सली रोकते हैं। ठीक है ना, कि सपोज़ कर लो कोई गेम चल रही थी और आप लोगों को टारगेट दिया गया कि आप लोगों ने ना कि 1 मिनट के लिए अपना सांस रोकना है, 2 मिनट के लिए रोकना है। तो ये क्या होता है कि फोर्सली जो है ये हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। और जब फोर्सली ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो इसको कंट्रोल करने वाला जो सेंटर होता है, ठीक है, इसका जो हमारे पास कंट्रोल सेंटर होता है वो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है इसको कंट्रोल करता है। दूसरी हमारे पास जो ब्रीदिंग होती है, ठीक है ना, वो होती है हमारे पास इनवॉलेंटरी। ठीक है, चाहे हम जो है वो बोल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, वो किस तरह की है, इनवॉलेंटरी है। ठीक है ना, वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। और इसको जो कंट्रोल करने वाला हमारा सेंटर होता है, ठीक है ना, उसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, उसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं मेड्यूला। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, अब ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ये किस तरह से जो ब्रीदिंग है उसको कंट्रोल करता है, कि मेडुला ऑब्लंगेटा की जो नर्व्स होती हैं, ठीक है ना, वो नर्व्स आई होती हैं हमारे किसकी तरफ, एक तो इंटरकोस्टल मसल पे आई होती हैं और दूसरा किसके ऊपर आई होती हैं, डायाफ्राम। ठीक है ना, और ये क्या करते हैं कि ये दोनों जो है कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं सिग्नल के आने पर। दैट्स वाई ये मेडुला ऑब्लंगेटा जो है इसको कंट्रोल करता है। अब मेडुला ऑब्लंगेटा जो है ना इसके ऊपर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना, और वो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं यहाँ पर जो है एक्सपीरेशन को कंट्रोल करने वाला भी हमारे पास मेडुला के ऊपर डिफरेंट पार्ट होता है, और इंस्पिरेशन को भी कंट्रोल करने वाला जो है वो क्या होता है, डिफरेंट पार्ट होता है। अब जैसे कि हमारे पास मेडुला का वो पार्ट जो कि क्या है, जो कि हमारे पास क्या होता है, डॉर्सल टॉप। अगर इसके हम यहाँ पर बात करें डॉर्सल टॉप की, तो डॉर्सल टॉप के ऊपर हमारे पास यहाँ पर ये जो है ये क्या कंट्रोल करता है, ये हमारी जो एक्सपायरेशन होती है ना, ठीक है ना, उसको जो है ये कंट्रोल करता है। और हमारे पास मेडुला का वो पार्ट, ठीक है, जो क्या होता है, वेंट्रल लोअर होता है। ठीक है, वेंट्रल लोअर होता है, तो ये क्या कंट्रोल करता है, ये हमारी इंस्पिरेशन को जो है ये कंट्रोल करता है। तो यूँ इस तरह से जो है ये कंट्रोल होता है हमारी ब्रीथिंग का। यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ते हैं कि कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड दी एक्सहेल्ड एयर, और याद रख लें यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, हमने ये बताना है कि जो हमने एयर इनहेल की है उसमें से हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड द वाटर वेपर कितने थे, और जो एक्सहेल की है एयर उसमें से हमारे पास ये सारी चीज़ें कितनी परसेंट थी। तो ये आप लोगों ने कंपैरिजन याद रखना है और यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो ऑक्सीजन जो है जब हम इनहेल करते हैं तो 21% होती है,
कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है और नाइट्रोजन जो है वो 79% होती है। वाटर वेपर जो है वो इरेज करते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करते हैं एक्सहेल एयर की, तो यहाँ पर 16% जो है वो हमारे पास एक्सहेल्ड एयर होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 4% हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो हम इनहेल कर रहे हैं वो 0.04% है, और जो एक्सहेल कर रहे हैं वो 4% है, ठीक है ना। इसी तरह से जो नाइट्रोजन हम इनहेल्ड करते हैं वही हमारे पास उसी ही तादाद में जो है ये क्या कर ली जाती है, एक्सहेल कर दी जाती है। और यहाँ पर वाटर वेपर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6% होते हैं। तो ये आपने याद रखना है, यहाँ से MCQ आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और टॉपिक है जिसको हम यहाँ पर कहते हैं कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। अब जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं हमारे पास दो तरह के हैं, एक को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं हीमोग्लोबिन का, और दूसरा होता है हमारे पास मायोग्लोबिन का। यहाँ से भी जो है MCQs आ सकते हैं, ठीक है ना। इनको ध्यान से कीजिएगा, मैंने यहाँ पर जो है वो कंपैरिजन किया है, तो 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे RBC के ऊपर प्रेजेंट होता है, और जबकि हमारे पास जो मायोग्लोबिन होती है वो हमारे मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, राइट। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर फंक्शन की बात करें तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, और इसी तरह से जो मायोग्लोबिन होती है ये क्या करती है, स्टोर करती है ऑक्सीजन को इन मसल। ये ट्रांसपोर्ट करती है हीमोग्लोबिन, और जबकि मायोग्लोबिन जो है ये क्या करती है, ऑक्सीजन को स्टोर करती है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये टेट्रामर होते हैं, जो हीमोग्लोबिन होती है ये टेट्रामर होती है, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को 4 पॉलीपेप्टाइड चेन दिखेगी, और ये मोनोमर है, यानी इसके अंदर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन दिखेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीम ग्रुप की। हीम ग्रुप में हमारे पास यहाँ पर हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम ग्रुप होते हैं, और यहाँ पर एक हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन बाइंडिंग की बात करें तो जैसे कि हमें पता है कि एक HB जो है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करती है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फिर नेक्स्ट है हमारे पास के जो मायोग्लोबिन है वो कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करती है, वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड करती है। ऑक्सीजन एफिनिटी की बात करें तो ये मॉडरेट होती है, और अगर हम यहाँ मायोग्लोबिन की बात करें तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन एफिनिटी होती है यहाँ पर इसकी हाई होती है। ऑक्सीजन रिलीज जो है वो कहाँ पर होता है, ये टिश्यू में करती है, और ये स्टोर करती है मसल के अंदर, ठीक है ना। कलर की बात करें तो कलर जो है हमारे पास हीमोग्लोबिन का रेड कलर होता है, रेड कलर टू ब्लड ये प्रोवाइड करती है, और जबकि ये जो है किसको देती है, रेडिश कलर देती है, किस चीज़ को, मसल्स को, ठीक है। ये जो दो अभी हमने टॉपिक पढ़े हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ आ सकते हैं। अब हमारे पास इस चैप्टर का जो है वो लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। अब हमारे पास ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, ट्रिकी भी है, और यहाँ से जो है वो MCQs भी आएंगे। ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होती हैं, यानी कि ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ये किसके थ्रू होता है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो हमारे पास ये होती है बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये जो गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती हैं। अब हम जो है 1 बाय 1 करके इनका ट्रांसपोर्ट देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे कि वो किस तरह से जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। अगर यहाँ पर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर हमारे पास जो 97% ऑक्सीजन जो होती है ना हमारे पास, वो ट्रांसपोर्ट होती है किस फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। किस फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में यहाँ पर जो है ये ट्रांसपोर्ट होती है। बाकी बचा हमारे पास कितना, 3%, ठीक है। ये 3% हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है ना ये ट्रांसपोर्ट होती है इन डिज़ोल्व प्लाज्मा, यानी कि ये डायरेक्टली प्लाज्मा में डिज़ोल्व होगी और फिर ये यहाँ पर क्या कर दी जाएगी, ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी, ये डिज़ोल्व इन प्लाज्मा, ठीक है। अब ये होता है। अब हमारे पास जो 97% जो ऑक्सीजन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, तो कैसे होती है। अब एक बात याद रखिएगा कि ये जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है ना ये डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, ये डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। PP लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है यहाँ पर हमें पता है कि ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है ना इन्वायरमेंट में क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। क्या होता है,
इन्वायरमेंट में जो है ये प्रेशर ज़्यादा होता है और हमारा जो लंग्स हैं, ठीक है, उनमें जो प्रेशर होता है वो कम होता है। इसी वजह से जो ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में होती है वो कहाँ पर आ जाती है, हमारे लंग्स में आ जाती है। अब सपोज़ कर लो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये ऑक्सीजन जो है कहाँ पर आ चुकी है, ये हमारे इन्वायरमेंट से कहाँ पर आ चुकी है, हमारे लंग्स में आ चुकी है, ठीक है ना, हमारी किस में आ चुकी है, एल्वियोलाई के अंदर ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर आ चुकी है। ये क्या है, ये ऑक्सीजन है। अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन होती है ना, अब हमें पता है जो एल्वियोलाई होते हैं ना, ठीक है, अब एल्वियोलाई के करीब हमें पता है ब्लड वेजल्स होती हैं। तो सपोज़ कर लो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये ब्लड वेजल है। सपोज़ कर लो ये क्या है जी, ये है जी ब्लड वेजल। और ब्लड वेजल में आप लोगों को क्या दिखते हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिखते हैं जी हमारे आरबीसीज, ठीक है, ये क्या है जी, ये आरबीसीज हैं। अब एक आरबीसी के ऊपर हमें पता है क्या प्रेजेंट होती है। सपोज़ कर लो ये है जी हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसको मैं क्या लिख रही हूँ, HB लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या है, ये हीमोग्लोबिन है। अब हमारे पास जैसे ही ये ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई में आती है, ठीक है ना, तो एल्वियोलाई से ये कहाँ पे जाती है, ब्लड वेजल में जाती है। ब्लड वेजल में होते हैं हमारे क्या चीज़, ब्लड सेल, जिसमें से हमारे पास एक कौन सा सेल होता है, आरबीसी होता है, ठीक है ना। आरबीसी के ऊपर जो है यहाँ पर हीमोग्लोबिन होता है। तो ये जो हमारी ऑक्सीजन होती है ना, इस हीमोग्लोबिन के ऊपर जो है ये क्या कर लेती है, अटैच हो जाती है, ये बाइंड कर लेती है। और हमें पता है कि एक HB का मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ही ये जो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, इस आरबीसी के HB के ऊपर हमारे पास ये जब बाइंड करती है, तो अब ये हमारे पास क्या बन जाता है, इसको हम यहाँ पर कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हम इसको जो है वो यहाँ पर नाम दे देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे पास ऑक्सीजन बाइंड हुई है हमारे HB के साथ, ये खुद ब खुद नहीं हुई, यहाँ पर ये हमारे पास ये हुई है एक एंजाइम के थ्रू, ठीक है ना। और उस एंजाइम को हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, कार्बोनिक, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है, ये होती है। फिर हमारे पास क्या होता है, जैसे ही ये आरबीसी के साथ बाइंड कर गई, HB के साथ बाइंड कर गई, अब यही हमारे पास जो आरबीसी होता है, हमें पता है हमारी बॉडी के टिश्यू टू टिश्यू जाता है और एक एक सेल तक जो है ये पहुंचता है। तो ये कहाँ पर जाएगा, ये ब्लड जो है ये हमारे टिश्यू तक जाएगा। अब जैसे ही टिश्यू में जाएगा तो जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन जो होती है क्या कर ली जाएगी, रिलीज़ कर ली जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास जो हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 97% जो है ये इसी फॉर्म में जो है एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से MCQ आ सकता है कि कितने % जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होती है, बाकी कितनी जो है वो डिज़ोल्व होती है प्लाज्मा के अंदर, यहाँ से भी जो है वो MCQ आ सकता है। अच्छा, अब एक और हमारे पास छोटा सा एक हमारे पास क्या है, एक लाइन है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना, जो हमारा क्या होता है, एक HB होता है, एक HB की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि अगर हमारे पास कितना ब्लड हो, 100 ml हमारे पास क्या हो, ब्लड हो, ठीक है ना, उस 100 ml ब्लड में हमारे पास जो 20 ml है, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीजन होती है उसमें, या किसी किसी बुक में जो है वो 19.6 ml भी लिखा हुआ है। तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कौन सा जो है वो एग्जैक्ट है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारे पास कितनी होती है, 20 ml होती है, अगर हम 100 ml ब्लड को यहाँ पर देखें, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं जी ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये 3 वे के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। पहला हमारे पास इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, एज बाइकार्बोनेट आयन, दूसरा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और तीसरा है डिफ्यूज्ड इन ब्लड, यानी कि ये ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएगी डायरेक्टली। तो 1 बाय 1 करके जो है वो हम इन तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज अ बाइकार्बोनेट आयन। एज अ बाइकार्बोनेट आयन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो ऑक्सीजन, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, ये 70% हमारे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, 70% हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इसी एज अ बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। अब कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, यहाँ पर मैं आप लोगों को इस डायग्राम के अंदर समझाती हूँ, ठीक है। जैसे कि हम सबको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ने कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होना होता है, इसने जो है ये टिश्यू से
हमारे लंग्स में जो है ये इसने ट्रांसपोर्ट होना होता है। तो अब यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट तो होगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट इसका जो है ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, पार्शियल प्रेशर के ऊपर। वो कैसे कि ये जो टिश्यूज़ होंगे, ठीक है, टिश्यूज़ में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये क्या होना चाहिए, ये जो है ये ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दी पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन लंग्स। ठीक है ना, यहाँ पर कम होना चाहिए लंग्स में और यहाँ पर टिश्यूज़ में ज़्यादा होना चाहिए, देन ही यहाँ पर ये जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर सपोज करो ये मेरे पास क्या है, ये हैं जी टिश्यूज़। ठीक है, ये टिश्यूज़ है और टिश्यूज़ में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब टिश्यूज़ के अराउंड हमारे पास हमें पता है क्या प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर ये जो है ये ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ब्लड वेजल में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, RBCs जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यूज से कहाँ पर आएगी, इन ब्लड वेजल में आएगी। ब्लड वेजल से जो है ये यहाँ पर जो हमारे पास क्या होगा, ये जो RBC है उसके अंदर जो है जाकर रिएक्शन करेगी। कैसे करेगी, ये मैंने जो है ये एक सपोज कर लो, एक जो मेरे पास RBC है इसको जो है वो मैंने बड़ा करके लिखा हुआ है। अब क्या होगा कि हमारे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ब्लड वेसल में जाती है तो ये यहाँ पर जो है ये बाइंड कर लेती है किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है ना, और ये फिर बना क्या देती है, H2CO3, जिसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, यहाँ पर नाम दे देते हैं कार्बोनिक एसिड का। ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड होता है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ना, ये बेसिकली अनस्टेबल होता है। क्या होता है जी, ये अनस्टेबल हमारे पास एक कंपाउंड है। अब ये जो हमारे पास H2CO3 है ये क्या करेगा, अनस्टेबल है तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। ये टूटेगा किस में, ये टूटेगा हमारे पास H++ HCO3 नेगेटिव आयंस के अंदर ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। अब जैसे ही ये यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर ये जो हमारे पास H पॉजिटिव आयंस होते हैं ना, ये ज़्यादा हो जाते हैं, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने लगती है। और इनकी कंसंट्रेशन के ज़्यादा होने से क्या होता है कि यहाँ पर जो ब्लड होता है ना, उसकी एसिडिटी जो है वो क्या होने लगती है, वो बढ़ने लगती है और उसकी pH जो है ये कम हो जाती है। अब हमें पता है जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, हमारे ब्लड की जो pH होती है वो कितनी होती है, 7 पॉइंट हमारे पास कितनी होती है, 4 pH होती है। तो ये उससे जो है ये कम होने लगती है जब हमारे पास हाइड्रोजन आयंस जो है ये क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। लेकिन हमारा जो HB होता है ना, ये एक्ट करता है एज अ बफर। बफर क्या होते हैं, जो pH को क्या कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि किस तरह से HB जो है ये हमारी pH को जो है वो नीचे नहीं गिरने देगा, एसिडिक नहीं होने देगा, किस तरह से। अब हमें पता है कि जो हमारा क्या होता है, लंग्स होते हैं, लंग्स से क्या आई हुई होती है, लंग्स से आई होती है हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या आई होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन आई होती है, यानी कि यहाँ पर Hb4O2 जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन आई होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारे पास H पॉजिटिव आयन होते हैं ना, ठीक है ना, इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर लेते हैं, इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेते हैं। और जब ये बाइंड करते हैं तो हमारे पास एक और कंपाउंड बनता है जिसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, HBB, और साथ में हमारे पास 4 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल भी रिलीज होते हैं। अब ये जो हमारे पास ये HBB बना, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास है जी हीमोग्लोबिनिक एसिड, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस H+ की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए हमने इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करवा दिया, इससे ऑक्सीजन निकली और ये जो ऑक्सीजन होती है फिर किसको दी जाती है, यहाँ पर ये टिश्यूज़ को जो है ये प्रोवाइड कर दी जाती है। अब हमारे पास बचा है क्या, HCO3 नेगेटिव। अब ये HCO3 नेगेटिव क्या करेगा, ये हमारे ब्लड से निकलकर कहाँ पर आ जाता है, प्लाज्मा में आ जाता है। अब जैसे ही ये सारे का सारा क्या है, ये सारे का सारा हमारे पास प्लाज्मा है। ठीक है, अब जैसे ही ये प्लाज्मा में आता है HCO3, तो इससे क्या होता है, ये जो हमारे पास नेगेटिव आयन है ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव जो आयन होता है ना, ये क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है ना, और इसको हमने लॉस नहीं होने देना। तो फिर क्या होता है कि यहाँ इस प्लाज्मा के अंदर ना एक और आयन होता है जिसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, क्लोराइड आयन। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है जी क्लोराइड आयन।
इस क्लोराइड आयन को जो है वो हम यहाँ पर जो है वो कहाँ पे लेके जाते हैं, यहाँ इस RBC के अंदर लेके जाते हैं, और HCO3 जो है नेगेटिव ये प्लाज्मा में आता है। लेकिन ये जो इनकी मूवमेंट हो रही है, HCO3 प्लाज्मा में आ रहा है और Cl जो है ये वापस RBC में जा रहा है, ये खुद ब खुद नहीं होती, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं हमारे पास स्पेशल प्रोटीन, या RBC की सरफेस पर यहाँ पर प्रेजेंट होती है क्या चीज़, स्पेशल प्रोटीन, जिसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं कैरियर प्रोटीन, जिसमें हमारे पास इसका नाम क्या होता है, बाइकार्बोनेट कैरियर प्रोटीन। मैं नाम लिख दे देती हूँ, बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट कैरियर प्रोटीन, ठीक है, ये होती हैं। अब जैसे ही हमारे पास बाइकार्बोनेट कैरियर प्रोटीन का हेल्प हमें मिलता है तो यहाँ पर इन आयन के जो है वो मूवमेंट जनरेट हो जाती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि HCO3 प्लाज्मा में आएगा और जो हमारे पास क्लोरीन है वो कहाँ पर आएगा, वो हमारे RBC में आएगा, ठीक है, ये हो गया। और ये जो अब हमने फिनोमिना देखा कि कैरियर प्रोटीन के थ्रू ये आयन जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इस फिनोमिना को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं किस चीज़ का, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट का, या फिर इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं हैमबर्गर्स, ठीक है, हैमबर्गर फिनोमिना, ठीक है। तो ये इसको जो है वो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। यहाँ से MCQ आ सकता है, यहाँ से ये जो हमारे पास क्लोराइड शिफ्ट है, यहाँ से जो है ये MCQ आ सकता है। अच्छा, अब क्या होगा कि हमारे पास ये जो क्लोरीन अंदर आया है, ठीक है ना, क्लोरीन अंदर आया है, तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारे RBC होते हैं, यहाँ पर एक और आयन भी प्रेजेंट होता है जिसको हम यहाँ पर नाम क्या देते हैं, पोटाशियम। तो ये हमारे पास क्लोराइड जो है ये किसके साथ मिल जाएगा, पोटाशियम से मिल जाएगा, और ये बना क्या दे देगा, ये पोटाशियम क्लोराइड यहाँ पर बना देगा। और फिर हमारे पास ये जो क्या होती है, HCO3 नेगेटिव है, ये प्लाज्मा में जैसे ही आता है, ठीक है ना, प्लाज्मा में क्या करेगा, जैसे ही आएगा HCO3 नेगेटिव, तो इस प्लाज्मा के अंदर एक और आयन भी प्रेजेंट होगा जिसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, सोडियम। तो यहाँ सोडियम भी प्रेजेंट होगा, तो ये HCO3 जैसे ही इस प्लाज्मा में आता है तो ये कंबाइन हो जाता है किस चीज़ के साथ, सोडियम के साथ, और बना क्या देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता है, ठीक है ना, क्या बना देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता है। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, ये किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है, सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगी। तो हमने यहाँ पर क्या बना लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट हमने यहाँ पर बनवा लिया। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये टिश्यूज से किसको प्रोवाइड की जाएगी, लंग्स को प्रोवाइड की जाएगी, और जैसे ही ये लंग्स पे पहुँचेगी तो सारे का सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जो जो चीज़ें हमने यहाँ पर बनाई थी वो क्या हो जाएंगी, अब दोबारा से ब्रेक होगी। क्या हमने बनाया था, हमने यहाँ पर हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाया था, ये दोबारा से हमारे पास क्या होगा, ये टूटेगा और ये HCO3 और H+ में, ठीक है ना, यहाँ से H+ निकलेगा। फिर यहाँ पर हमारे पास ये जो हमने क्या बनाया था, कार्बोनिक एसिड बनाया था, ये भी यहाँ से टूटेगा और ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज होगा। फाइनली हमारे पास क्या हमें मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मिल जाएगी, और फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग से क्या कर ली जाएगी, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी, ठीक है, समझ आ गया। ये हमारे पास था एज अ बाइकार्बोनेट आयन। फिर हमारे पास दूसरा है एस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 23% जो है ये इसी फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, इसने क्या होना होता है, अटैच होना होता है हमारे किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। फिर ये हमारे किस में जाएगी, टिश्यूज़ में जाएगी। मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। सपोज करो ये है हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड, सपोज करो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर है जी हमारा क्या चीज़, ये है जी ब्लड, और ब्लड में हमारे पास ये कौन है, RBCs है। RBCs के पास क्या होती है, यहाँ पर HB होती है। तो हमारे पास क्या होता है, ऐसा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन किस तरह से जो है ट्रांसपोर्ट होती है कि ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसके कौन से पार्ट के साथ अटैच होती है, ग्लोबिन पार्ट के साथ जो है ये यहाँ पर अटैच हो जाती है। सपोज कर लो ये कार्बन डाइऑक्साइड थी और इसने जो है वो क्या कर लिया, अटैचमेंट कर ली ग्लोबिन पार्ट से। फिर हमारे पास ये क्या बन जाती है, अब जब ये इसके साथ अटैच हो गया तो ये क्या बन गई, ये बन गई कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन,
ग्लोबिन बन गई। ठीक है, अब जैसे ही ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगी तो ये किसको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ये जो है यहाँ पर पहले टिश्यूज़ में थी, टिश्यूज़ से फिर ये किस में प्रोवाइड कर दी जाएगी, टिश्यूज़ से ये लंग्स को जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे ही यहाँ पर जो है लंग्स को प्रोवाइड कर दी जाएगी तो लंग्स में पहुँचने पर हमारे पास ये जो क्या होते हैं, हमारे RBC होते हैं, ये जो HB होती है हमारी, इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगी, रिलीज़ कर देगी और फिर हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सहेल कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इस हीमोग्लोबिन पार्ट से अटैच हुई है, तो यहाँ पर भी ये किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुई है, ये डिपेंड करता है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, किसके ऊपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ये जो टिश्यूज़ होते हैं ना, टिश्यूज़ में ज़्यादा होना चाहिए प्रेशर एज़ कम्पेयर टू द लंग्स, तभी ये हमारे पास क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका तीसरा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, एज डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा। ये बेसिकली 7% होता है और ये इनएफिशिएंट होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा का मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये डायरेक्टली डिजॉल्व हो जाती है किस चीज़ में, प्लाज्मा में। ठीक है ना, विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन किए बगैर ही ये किस में जो है डिज़ोल्व हो जाती है, हमारे प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाती है। इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं, हमारे पास वाटर था, वाटर के अंदर हमने क्या ऐड कर दी, शुगर ऐड कर दी। अब शुगर जो है वो हम 1 या 2 चम्मच ही डालते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारे पास पानी जो है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को हम कंपेयर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर, कि थोड़ी सी अमाउंट में हमारे पास ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डायरेक्टली ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है और फिर उसको जो है वो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट करवा लेते हैं। तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। होप कि आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा। अब हमने जितना भी पढ़ा है इसको जो है यहाँ पर हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास पहला MCQ है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर फर्स्ट। जब हम इंस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो कौन सा इवेंट जो है ये पहले अकर होता है, लंग्स एक्सपेंड होते हैं, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है ये डिक्रीज होता है, या फिर डायफ्राम कंट्रैक्ट होता है, या फिर एयर एंटर लंग्स। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है कि ये जो डायफ्राम होता है ना ये क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट होता है। MCQ नंबर 2 है कि विच स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग ट्रेकिया ड्यूरिंग स्वेल्विंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कौन जो है ये फूड को नहीं जाने देता हमारी वेंट पाइप में, तो हमें पता है एपिग्लोटिस होता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 3 है कि द सी शेप कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट इन ट्रेकिया मेनली फंक्शन 2। अब ये किस फॉर्म में जो है ये फंक्शन करते हैं, ये क्या करते हैं कि प्रिवेंट करते हैं ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। हमें पता है, मैं आप लोगों को बता चुकी, जब मैंने ट्रेकिया पढ़ा है तो मैंने कहा कि उसके अंदर सी शेप कार्टिलेज होते हैं, वो किस के लिए होते हैं, प्रिवेंट करते हैं ट्रेकिया को फ्रॉम द कोलैप्सिंग। MCQ नंबर 4 कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड मेनली अकर इन द फॉर्म ऑफ, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में किस फॉर्म में होती है, हमें पता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, पीछे अभी हम पढ़कर आ रहे हैं। MCQ नंबर 5 है द सर्फेक्टेंट इन एल्वुलाई मेनली फंक्शन 2। अब सर्फेक्टेंट मैंने भी बताया था एल्वुलाई के स्ट्रक्चर में उसका काम क्या होता है कि ये रिड्यूस करता है किस चीज़ को, सरफेस टेंशन को। MCQ नंबर 6 है कि विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द गैस एक्सचेंज। डायरेक्टली पार्टिसिपेट किस में होता है जी, कौन होता है जी, हमारे पास एल्वुलाई होता है। फिर हमारे पास है कि ड्यूरिंग एक्सपीरेशन, यानी कि जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स, इसमें से क्या जो है ये हैपन होता है। जैसे कि हमने कहा था इंस्पिरेशन में डायफ्राम क्या हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है, कंट्रैक्ट हो रहा होता है, लेकिन एक्सपीरेशन में हमारे पास जो डायफ्राम है वो क्या होगा, वो रिलैक्स होगा। MCQ नंबर 8 है कि विच फैक्टर फैसिलिटेट ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम हीमोग्लोबिन इन टिश्यू। अब हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास कौन सा फैक्टर है जो फैसिलिटेट करता है ऑक्सीजन को रिलीज होने से फ्रॉम हीमोग्लोबिन इन टिश्यू, वो हमारे पास क्या होता है, लो pH। ठीक है ना। फिर हमारे पास है कि विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक कंटेन्स सीलिया एंड म्यूकस फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर, तो हमारे पास वो क्या है, ट्रेकिया है। MCQ नंबर 10 है कि इन लंग्स ऑक्सीजन कंबाइन विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म, ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है किस चीज़ से, हमारी हीमोग्लोबिन से, तो यहाँ पर ये क्या बनती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पर ये बन जाती है। तो ये चैप्टर हमारा इन MCQs के साथ हुआ फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।